स्क्रीन नाउ। सो कल हम लोग ये कर रहे थे, ये हो गया था हमारा। हाँ जी। सो हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। ऑलराइट। तो कल हम लोगों ने वो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में देखा था। और स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है जब, यानी कि वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन जब एक एक लीगेंड उसमें ऐड हो रहा है और उसको हम के से डिनोट करते हैं। और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मतलब है कि वो रिएक्शन जिसमें हम दिखाते हैं कि सारे लीगेंड्स जो हैं वो जुड़ के कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और फिर हमने उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी देखा कि जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है बीटा, दैट इज इक्वल टू एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ द स्टेप वाइज। फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें 4 लीगेंड्स जुड़ रहे हैं तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा 4 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। ठीक है। सो ये उसके बीच में रिलेशनशिप था। और फिर हमने देखा कि अगर कॉम्प्लेक्स का बीटा यानी कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा होगा तो वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। तो उसका हमने बीटा देखा था। सो लॉग बीटा अगर आप देखते हो तो लॉग बीटा इज इक्वल टू लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3 प्लस एंड सो ऑन। तो आज जो हम आगे अब पढ़ने जा रहे हैं वो है काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में, राइट? तो काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, राइट? तो काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, दैट इज लेबाइल एंड इनर्ट। लेबाइल एंड इनर्ट, ठीक है, राइट? सो लेबिलिटी का मतलब क्या है? लेबिलिटी रेफर्स टू रिएक्टिविटी एंड इनर्टनेस रेफर्स टू नॉन रिएक्टिविटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अगर हम किसी का कहते हैं कि भाई ये चीज इनर्ट है तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव है ही नहीं है, नॉन रिएक्टिव है। और लेबिलिटी का मतलब है विच इज रिएक्टिव, वो रिएक्टिव होगी। जब हम किसी कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे इट इज लेबाइल, लेबाइल का मतलब होगा कि वो रिएक्टिव है। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे इनर्ट तो उसका मतलब होगा कि वो कॉम्प्लेक्स जो है वो रिएक्टिव नहीं है, नॉन रिएक्टिव, राइट? सो इन अदर वर्ड्स complex with ability to exchange its ligands present inside coordination sphere is labile, otherwise it is inert। क्या मतलब है इसका? कि कॉम्प्लेक्स जिसके पास एबिलिटी है लिगेंड्स को आपस में एक्सचेंज करने की, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स है उसमें ऑलरेडी लिगेंड्स लगे हुए हैं, लेकिन अगर आप उसको किसी सॉल्वेंट में रख देते हो और वो उस सॉल्वेंट के साथ अपने लिगेंड्स को एक्सचेंज कर ले, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ अपने लिगेंड्स को एक्सचेंज कर ले, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स में, है ना, तो हम उस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे लेबाइल। अगर वो ऐसा नहीं करता है देन इट इज कॉल्ड इनर्ट। ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्सेस फॉर विच सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर रैपिड आर कॉल्ड लेबाइल। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रैपिड होती है, हाँ, जिनकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रैपिड होती है, बहुत तेज होती है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? एक उठते हैं मैम सेपरेट आ जाए, यानी एक दूसरे को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आ जाए, रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। एक लीगेंड जो है, जो पहले से उसमें लीगेंड प्रेजेंट है उसको धक्का मार के खुद आ जाए, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। तो कॉम्प्लेक्सेस फॉर विच सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर रैपिड आर कॉल्ड लेबाइल। तो जिसमें बहुत तेजी से होती हैं, एक्सचेंज होता है, रिप्लेस होती है, सब्स्टिट्यूशन होती है, उसको हम कहते हैं। For which substitution reactions are slow
ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो है या निग्लिजिबल है उनको हम कहेंगे इनर्ट, राइट। सो जिनमें सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही है या बहुत स्लो हो रही है तो उसको हम, उन कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलेंगे इनर्ट, ठीक है। देन यही जो टर्म्स हम बार बार बोल रहे हैं inert, these are actually kinetic terms because they express rates of reaction. So ये kinetic terms हैं, kinetic stability के बारे में बताती हैं और इसीलिए क्यों बताती हैं, क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस कर रही है कि क्या कोई रिएक्शन फास्ट होगी, क्या किसी में, किसी कॉम्प्लेक्स में सब्स्टिट्यूशन फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है या नहीं हो रही है। सो ये लेबाइल और इनर्ट वर्ड्स जो हैं they are kinetic terms and they express rates of reactions. Inert complexes are those whose substitution reactions have half-life period larger than a minute. अब inert complexes हम उनको मानते हैं जिनमें जो substitution reaction है उसका half-life period 1 minute से ज्यादा हो, यानी कि they have half-life period larger than 1 minute. 1 मिनट से अगर उसका हाफ लाइफ पीरियड ज्यादा है तो हम को इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस मानेंगे, और अगर कॉम्प्लेक्सेस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड इज लेस देन अ मिनट देन दे आर कॉल्ड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। तो अगर हाफ लाइफ पीरियड किसी कॉम्प्लेक्स का मोर देन अ मिनट है उसको हम बोलेंगे भी इट इज इनर्ट कॉम्प्लेक्स, अगर इट इज लेस देन अ मिनट then it is called labile complex. क्योंकि बेटा जो रिएक्शंस होते हैं ना they take fraction of seconds, उनको मिनट्स नहीं लगते, राइट। तो अगर बहुत फास्ट रिएक्शन है तो इट विल टुक प्लेस इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, राइट, तो उनको हम फास्ट रिएक्शंस कहते हैं। और अगर किसी रिएक्शन को टाइम लग रहा है, जैसे मोर देन अ मिनट लग रहा है, तो इसका मतलब है वो कॉम्प्लेक्स इनर्ट है। आई होप आपको ये टर्म समझ में आ गई, labile and this inert. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So मैं आगे चलूं, चलिए। So next है, अब एग्जांपल लेके हम समझने की कोशिश करते हैं मैं ये जो बोल रही हूँ inert, labile, इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कॉम्प्लेक्स लेते हैं हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 आयन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये जो है कोबाल्ट हेक्सामीन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, ये परसिस्ट करता है फॉर मंथ्स इन एसिडिक मीडियम, यानी कि अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में रख दें तो ये महीनों के महीनों जो है वो एग्जिस्ट करेगा, इंडिकेटिंग काइनेटिक इनर्टनेस, means it is kinetically stable, means it is kinetically inert, but it is thermodynamically unstable. लेकिन ये thermodynamically unstable है because एक सेकेंड बेटा, हाँ जी आज हाँ जी। सो ये जो कॉम्प्लेक्स है हेक्सामीन कोबाल्ट 3 आयन कॉम्प्लेक्स, ये परसिस्ट करता है फॉर मंथ्स इन एसिडिक मीडियम, इसका मतलब है इट इज काइनेटिकली इनर्ट, राइट, लेकिन थर्मोडायनेमिकली इट इज अनस्टेबल बिकॉज इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन जो नीचे लिखा है ये वाला रिएक्शन, it is 10 raised to the power 25. Its equilibrium constant is 10 raised to the power 25. That means ये जो रिएक्शन है ये किस तरफ हो रहा है, in the forward direction. The equilibrium is shifting towards forward direction. Means more and more formation of this complex is taking place. That means it is thermodynamically not stable, but it is kinetically inert. Inert means stable. So it is kinetically inert, but thermodynamically it is unstable.
ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आपने इस कॉम्प्लेक्स को एसिडिक मीडियम में रखा तो इसमें एक्सचेंज हो रहा है लिगेंड्स का, राइट? तो थर्मोडायनेमिकली ये स्टेबल नहीं है, बट इट इज काइनेटिकली स्टेबल, बिकॉज महीनों आप एसिडिक मीडियम में रख दोगे तो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो पड़ा रहेगा, ठीक है, राइट? सो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी जो है दैट 10⁻25, दैट इज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है? सो स्टेबिलिटी कांस्टेंट नहीं, सॉरी, इस रिएक्शन के लिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है? सो दिस कॉम्प्लेक्स इज, ये वाला कॉम्प्लेक्स जो हमने बात की, इट इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल बट इट इज इनर्ट, काइनेटिकली इट इज स्टेबल, या इनर्ट वर्ड हम यूज करेंगे। एक और रिएक्शन देखते हैं, फॉर एग्जांपल ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन है निकल रिएक्ट्स विद 4 साइनाइड लिगेंड्स टू फॉर्म टेट्रासाइनोनिकलेट कॉम्प्लेक्स, और इसका ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा जो है दैट इज 10⁻22 ये 10⁻22 है, यानी कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज मच हायर, राइट? तो जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट हो चाहे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी, अगर वो हायर होगा दैट मींस इट इज स्टेबल, दैट मींस दिस बीटा वैल्यू indicates that the complex is thermodynamically very stable. So ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये बीटा की वैल्यू बता रही है कि इट इज थर्मोडायनेमिकली वेरी स्टेबल. However, the rate of exchange of cyanide ligands with 14 cyanide का मतलब है रेडियो एक्टिव. ये 14 कार्बन जो है, वैसे 12 कार्बन होता है, यानी कि कार्बन का जो ये है मास दैट इज 12, हाँ, लेकिन अगर जो रेडियो एक्टिव कार्बन होता है उसका मास नंबर 14, तो ये रेडियो एक्टिव कार्बन है. सो 14 साइनाइड रेडियो एक्टिव साइनाइड के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करें तो इसकी रिएक्शन जो है दैट इज वेरी फास्ट, देयरफॉर काइनेटिकली द कॉम्प्लेक्स इज लेबाइल. लेबाइल मतलब क्या हुआ, इसके लिगेंड्स एक्सचेंज हो. सो साइनाइड यहाँ पे बिना रेडियो एक्टिव के साइनाइड, व्हेन इट रिएक्ट्स विद रेडियो एक्टिव साइनाइड, सो रिप्लेसमेंट हो गई एक साइनाइड लिगेंड की. सो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इट इज थर्मोडायनेमिकली वेरी स्टेबल बट काइनेटिकली लेबाइल. थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है लेकिन काइनेटिकली इट इज लेबाइल. तो ये चीज समझने की बहुत जरूरत है, इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है. जैसे मैंने ये एग्जांपल बताए, वो कोई और एग्जांपल देके भी आपसे पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन करो व्हाट इज द व्हाई दिस इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, व्हाई दिस इज काइनेटिकली इनर्ट. ठीक है, तो इस चीज को लेबाइल, इनर्ट, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, ये सारी टर्म्स का मतलब अलग अलग है. सो आप लोगों को इस चीज पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा और इसके ऊपर रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, सो समझ में आ गया? मैं आगे चलूं? यस मैम. फिर क्वेश्चन में हमारे पास के और बीटा की वैल्यू गिवन होगी ना? हाँ, वो बताएंगे. ओके मैम. हाँ, ठीक है, चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? वैसे हमने थोड़े बहुत फैक्टर्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी पढ़े हुए हैं, राइट? तो सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ मेटल आयन. सो जो कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल आयन. मेटल आयन की नेचर कैसी है? अब मेटल आयन की नेचर में क्या क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा, उसका साइज आ जाएगा, चार्ज बाय साइज रेशो आ जाएगी, उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट? तो एक एक करके हम देखते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट है द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मेटल आयन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस. अगर पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन के ऊपर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एक मेटल आयन है, एक कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर +2 मेटल आयन का चार्ज है, ऑक्सीडेशन चार्ज का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल आयन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट. तो अगर एक कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है,
ठीक है, तो दोनों में से कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा बताओ जरा आप। आज मेरे पास व्हील चलाने का टाइम नहीं है क्योंकि मैंने फिर कल क्लास नहीं लेनी है, तो मेरे को लगा मैं पहले सिलेबस खत्म करा दूं, आई मीन टॉपिक कवर करा दूं। हाँ जी बताइए, अगर एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? +3 वाला स्टेबल होगा। +3 वाला। और ये हम लोगों ने बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी बात करी थी, है ना। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है हेक्सासाइनोफेरेट, हमारे पास अगर ये कॉम्प्लेक्स है, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है ये वाला, ठीक है, दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? 2 नेगेटिव वाले की मैम। कौन सा नेगेटिव वाला? 2 वाला। सेकंड वाला। सेकंड वाला, ये वाला, ये वाला? यस मैम। यस मैंने शायद कुछ गलत लिखा है ना क्या? गलत लिखा मैम, फिर 4 पॉजिटिव हो जाएगा ऐसे तो। हाँ ये तो 4 पॉजिटिव हाँ गलत मैम, यहाँ पे 4 नेगेटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हाँ राइट, 4 वही नेगेटिव। कह रही हूँ कि मैंने कुछ गलत लिखा है, 4 नेगेटिव, क्योंकि आयरन की +4 तो हो ही नहीं सकती। सो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की +2। ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है ये कम स्टेबल होगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है ये ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल, क्योंकि आयरन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहाँ पे +2 है। ओहो, +3 है। आपने वो भेज दिया पोस्टर और वीडियो? यस मैम। उनको पोस्ट कर दिया? मैम वो वीडियो बन गई है, मैं आपको आज सेंड कर दूंगी, फिर उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे ना तो आप बता देना, फिर उसके बाद मैं सेंड कर दूंगी। देना, फिर टाइम निकल जाएगा, भेज देना मेरे को। यस मैम, 9 तक की डेट है लास्ट। ओके ओके ठीक चलो, सो इसका मतलब हो गया, पहला है नेचर ऑफ मेटल आयन। सो पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन के ऊपर अगर इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इनमें से आपको कोई भी 2 कॉम्प्लेक्सेस दे दिए जाएं तो आपने सबसे पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली है और उनमें से देखना है कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, वो ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट, साइज ऑफ मेटल आयन डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस। अगर मेटल आयन का साइज डिक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स आयन की इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो वो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से चलेगा कि अगर हम पीरियड में मूव कर रहे हैं, राइट, तो पीरियड में एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, राइट। तो उस हिसाब से अगर सपोज फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास है सोडियम आयन, एक हमारे पास है पोटाशियम आयन, वैसे इनके कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनते, छोड़ो, राइट। फॉर एग्जांपल ऐसे कर लेते हैं, कोबाल्ट, एक ले लेते हैं कॉपर, ठीक है, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक सेम है, ठीक है। तो कोबाल्ट का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू कॉपर आयन, ठीक है, जब आप पीरियोडिक टेबल में चलते हो। तो किसका कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा? कॉपर। अगर हम इन दोनों को देखेंगे, मैंने हाइपोथेटिकल ले लिया वैसे, तो दोनों में से जिसका साइज छोटा होगा उसका कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट जो रखना है दैट इज चार्ज इज टू साइज रेशियो। चार्ज देखो, एक जगह चार्ज आ गया, एक जगह साइज आ गया, अब हम दोनों को लेंगे, चार्ज इज टू साइज रेशियो। तो अगर चार्ज इज टू साइज रेशियो इंक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी इंक्रीज हो रही है। So charge is to size ratio increases, stability of complex increases. तो stability भी increase होगी, right? चौथा point है, more electronegative metal ions form complexes with ligands having donor atom of high electronegativity and vice versa. यानी कि अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल, वैसे मेटल आयंस इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम एक सीरीज में चलें और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करें
तो जो मेटल आयंस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे विद लिगेंड्स हैविंग डोनर एटम ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऐसे लिगेंड्स के साथ जिनमें डोनर एटम लगे हों हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल आयंस हैं तो वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे विद लिगेंड्स हैविंग डोनर एटम्स ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वाइस वर्सा। इसको डिटेल में हम करेंगे, अभी मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करूंगी, पहले जस्ट इसको पॉइंट्स में कर लें। देन सेकंड फैक्टर जो डिपेंड करता है, जिसके ऊपर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड करती है, दैट इज नेचर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, सो नेचर ऑफ लिगेंड्स में पहला है नेगेटिव चार्ज ऑन लिगेंड्स। अरे ये फटाफट ही चली जा रहा है, मेरे से वो एनिमेशन लग गई है, टाइमर लग गया। सो नेचर ऑफ लिगेंड्स, सो पहला पॉइंट है, अगर आपने नेचर ऑफ लिगेंड्स में अगर लिगेंड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो अगर इंक्रीज हो रहा है, ये ना मेरे से टाइमर सेट हो गया है इसके ऊपर, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी इंक्रीज होगी। यानी कि लिगेंड्स के नेगेटिव चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज ऑन लिगेंड्स इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीज। पॉइंट इज साइज ऑफ लिगेंड डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस। हाँ जी, हाँ, so size of ligand decreases, stability of complex increase। दूसरा पॉइंट है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का मतलब है बेसिसिटी, लिगेंड्स की बेसिसिटी, नॉट बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर वो इंक्रीज होगी, अरे काम खराब हो गया मेरा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड अगर इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी इंक्रीज। एंड चौथा पॉइंट जो आपने देखना है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ किलेटिंग लाइगेंड्स, मेक्स द कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल। अगर किलेटिंग लाइगेंड लगा हुआ है तो वो कॉम्प्लेक्स को और भी ज्यादा स्टेबल बनाएगा। किलेटिंग लाइगेंड का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय किलेटिंग लिगेंड? मैम रिंग फॉर्मिंग लाइगेंड। हाँ, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। जितने भी बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, एक्सेट्रा, पॉलीडेंटेट शुरू हो जाते हैं, पॉलीडेंटेट, पॉली तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि 6 से ज्यादा तकरीबन होते नहीं, चलो मतलब बाई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एंड सो ऑन। अगर ये लिगेंड्स लगे हुए हैं, they will form a ring like structure, they will form a ring like structure जिसको हम कहते हैं, ठीक है, या किलेट रिंग्स या सिंपल किलेट्स एंड द लिगेंड्स आर कॉल्ड किलेटिंग लिगेंड्स and the ligands are called chelating ligands। ठीक है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सलेटो आयन, ऑक्सलेटो लिगेंड, ऑक्सलेटो ये बाइडेंटेट लिगेंड है। तो ये जब सेंट्रल मेटल आयन के साथ जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन जो है वो मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो अगर दो इस तरह से जुड़ेंगे ऑक्सलेटो लिगेंड, तो ये देखो ना रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ये राइट। तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया एक, ये भी एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, 1 2 3 4 5, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। ठीक है, इसी तरह से ट्राइडेंटेट जब जुड़ेगा वो भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, उसको हम कहते हैं किलेटिंग लिगेंड्स। जो लिगेंड्स हैं उनको हम कहते हैं किलेटिंग, और जो ये हैं जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये दिस इज कॉल्ड किलेट।
सो दिस, ठीक है। सो वापस, सो पांचवा पॉइंट है लिगेंड बल्कीनेस। अगर लिगेंड की बल्कीनेस इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, सॉरी, लिगेंड की बल्कीनेस डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। लिगेंड की मैं फिर से बोल रही हूं, अगर लिगेंड बल्की है, बल्की मतलब बड़ा है ना, मेटल आयन के साथ बड़ा लिगेंड लगा हुआ है, ठीक है, तो जितना वो बड़ा होगा यानी उसकी बल्कीनेस ज्यादा होगी, उतनी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कम होगी, एंड वाइस वर्सा। जितना वो लिगेंड कम बल्की होगा, उतनी उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है। सो ये स्लाइड मैंने मिटानी थी, पर चलो कोई बात नहीं। सो लेबाइल और इनर्ट के ऊपर ये फिर से आ गया। द कॉम्प्लेक्सेस व्हिच rapidly exchange their ligands with other species are called labile. If the ligand exchange reaction rate is slow, then they are called inert. अगर ligand exchange rate कम है या नहीं है तो हम उसको कहेंगे inert complexes. But the reactive nature should not be confused with the stability. तो स्टेबिलिटी का रिएक्टिविटी के साथ जो है कनेक्शन, उसको हमने कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। सो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब नेक्स्ट क्या था? हाँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये मैं बाद में करूंगी। मैं आपको अब पीडीएफ पे लेके चलती हूँ जहां हमने ये जो फैक्टर्स पढ़े हैं उसको हम डिटेल में पढ़े। सो जो फैक्टर्स हमने पढ़े थे जिनके ऊपर स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, तो पहला तो चार्ज ऑन मेटल आयन था, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसका एग्जांपल भी हमने कर लिया था। उसके बाद आ जाओ साइज के ऊपर, ये रहा साइज के एग्जांपल, ठीक है। एज साइज ऑफ मेटल आयन डिक्रीजेस, मेरी दिख रही है ये पीडीएफ? यस मैम। As the size of metal ion decreases, stability of the complex increases. तो जैसे जैसे मेटल आयन का साइज डिक्रीज होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर हम सपोज डाइवेलेंट मेटल आयंस को लें और उनकी स्टेबिलिटी देखें कॉम्प्लेक्सेस की, तो इनकी स्टेबिलिटी जो है कॉम्प्लेक्सेस की इंक्रीज होगी विद डिक्रीज इन आयनिक रेडियस ऑफ सेंटर मेटल आयन। फॉर एग्जांपल, अगर ये आयन है मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है, तो मैंने दो एग्जांपल दिए थे वो सही थे। कोबाल्ट इज का साइज जो है दैट इज मोर देन कॉपर, ठीक है। सो कोबाल्ट का यहाँ पे देख रहे हो 82 आयनिक रेडियस है, जबकि कॉपर का आयनिक रेडियस इज 69। दैट मींस कॉपर विल फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्सेस एज कंपेयर टू कोबाल्ट, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। So when we move in this series, ये कौन सी सीरीज है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, फ्रॉम मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक एक्सेट्रा। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इसी में होगा, यानी कि ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, आयनिक रेडियस का, सॉरी, और ये स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस का ऑर्डर है बिल्कुल ऑपोजिट, यानी मैंगनीज जो है वो सबसे कम स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, देन आयरन, देन cobalt, then nickel, then copper, then zinc, ठीक है। अगेन यहाँ पे रीजन क्या है? बिकॉज द चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये चार्ज डेंसिटी जो है 86 बच्चों ने ज्वाइन किया था, अब सिर्फ 75 रह गए। सी, स्टूडेंट्स जो हैं सिर्फ अटेंडेंस लगा के और फिर लीव कर जाते हैं। हाँ जी। सो स्टेबिलिटी जो है, चार्ज डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हेन यू मूव इन अ पीरियड। सो दिस ऑर्डर इज कॉल्ड नेचुरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इरविंग विलियम्स ऑर्डर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन। ये मैं पीडीएफ ना ये है, मैंने शेयर की है ये चैप्टर 1 में। मैंने कोई पीडीएफ शेयर की है जिसमें सारे चैप्टर्स हैं? नो मैम। नहीं, No, ओके ओके, ये वो पीडीएफ है। शायद मैंने आपसे बात की थी
कि ये GNDU के सिलेबस के हिसाब से नहीं है, लेकिन ये उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से है, बट इट इज अवेलेबल, दिस PDF इज अवेलेबल। सो इसमें से आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली अपने टॉपिक्स देख सकते हो। तो मैं शेयर कर दूंगी इसको, चैप्टर नंबर 1 में शेयर कर दूंगी, ठीक है, ताकि आप पूरे को पूरे चैप्टर्स हैं इसमें, तो मैं एक एक करके नहीं करूंगी। तो ये पूरी एक ही PDF है पूरे बुक की, मैं आपसे शेयर कर दूंगी, LMS पे डाल दूंगी, वहां भी डाल दूंगी, गूगल क्लासरूम में भी डाल दूंगी, ठीक है। ओके मैम, राइट। मेरे को पता है 4 प्लेटफॉर्म्स को मैनेज करना पड़ रहा है। माई ई क्लास भी कर रही हूँ, दोनों तुम लोगों की मेडिकल नॉन मेडिकल अलग अलग LMS बना है वो कर रही हूँ। गूगल क्लासरूम पे अब मैंने डालना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि कहाँ मैं डालूं। क्या सेम प्रॉब्लम आ गई व्हाट्सएप? बेटा मेरे को देख के बता दिया करो बच्चों के क्या आ रही है। गॉट डिस्कनेक्टेड, मैंने तो सबको ऐड, मेरे पास कोई नहीं है अभी वेटिंग में। हाँ जी चलो। सो जैसे जैसे एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीज करेगा, ठीक है, सिंपल, राइट। तो ये जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, इस ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को कहते हैं नेचुरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ विलियम्स ऑर्डर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म्ड बाय मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक आयंस विद एनी पर्टिकुलर लिगेंड हैविंग द फॉलोइंग स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर यही होगा, ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज मेटल आयंस इज कॉल्ड अर्विंग विलियम ऑर्डर। तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, सो इसको प्लीज अच्छे से तैयार कर लेना। which is due to the regular decrease in size from manganese to copper and increase in size from copper to zinc. copper to zinc इसलिए हुआ क्योंकि जिंक जो है ना वहां पे fully filled configuration हो जाती है, ठीक है। तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो जिंक के केस में कम हो जाता है, राइट। सो इसलिए उसका ऑर्डर जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, बड़ा रहता है, हाँ, तो वो बड़ा हो जाता है, राइट। चलिए तीसरा फैक्टर जो है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अनदर फैक्टर व्हिच डिटरमिन्स द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसके लिए हम मेटल आयंस को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, क्लास ए मेटल्स एंड क्लास बी मेटल्स। ये मैंने पॉइंट डिस्कस किया था अभी अपनी स्लाइड में, राइट। तो उसको ही अब हम डिटेल में कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे मेटल आयंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक को हम बोलेंगे क्लास ए मेटल्स, एक को हम बोलेंगे क्लास बी मेटल्स, ठीक है, राइट। सो क्लास ए, मेरी मीटिंग खत्म हो जानी किसी भी टाइम। क्लास ए मेटल्स जो हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं and they include alkali metals, alkaline earth metals and most of the non-transition metals, and those transition metals having only a few d valence electron जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्लास ए में आएंगे। ऐसे मेटल्स में दे हैव रिलेटिवली फ्यू इलेक्ट्रॉन्स। ये इनको हमने कौन से मेटल्स को हमने ए में रखा हुआ है? जिनके पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो अल्कली मेटल हो गए, अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गए, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स हो गए, सॉरी मोस्ट ऑफ द नॉन ट्रांजिशन मेटल्स हो गए, सम ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम एंड वनेडियम, ठीक है। उसके बाद क्लास बी मेटल्स। क्लास बी मेटल्स कौन से हैं? ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैवी मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसे रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, ये आपको याद करने पड़ेंगे बेटा, लेड एक्सेट्रा, क्योंकि इनके पास लार्ज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर इंक्लूडेड इन क्लास बी मेटल्स, और ये कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उनको हमने क्लास ए में रखा है। नाउ क्लास ए मेटल्स व्हिच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स वीकली form most stable complexes with ligands having electronegative atoms such as nitrogen, oxygen, fluorine, etc. तो क्लास ए के मेटल ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे
ऐसे लिगेंड्स के साथ जिनमें ये वाले डोनर एटम्स हों,